तो अभी हम लोग एलडीपी के सॉरी डीसीवाईएम के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सी बातें आप लोगों ने पहले से सुन रखी होंगी, कुछ बातें आपने नहीं सुनी होंगी। तो हम लोग शुरू करते हैं शुरू से, है ना। डीसीवाईएम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? डायसिस ऑफ छोटा नागपुर यूथ मूवमेंट। डायसिस ऑफ छोटा नागपुर यूथ मूवमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? छोटा नागपुर डायसिस युवा आंदोलन। युवा आंदोलन, ये हम लोग सबको जानते हैं ना। और एक चीज जो हम सबको जानते हैं डीसीवाईएम के बारे में, वो ये है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? 1949। 1949 है ना। स्थापना कहाँ हुआ है? 1949। स्थापना कहाँ हुआ है? डीसीवाईएम की स्थापना कहाँ हुआ है? मनोहरपुर। लोहरदगा। 1949 में डीसीवाईएम की स्थापना लोहरदगा में हुई। और कुछ के मुंह से मनोहरपुर सुनाई दे रहा था, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मनोहरपुर और लोहरदगा का कंफ्यूजन क्यों है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 1949 में जो डीसीवाईएम की स्थापना लोहरदगा में, उससे पहले, है ना, उससे पहले 1949 से पहले भी हमारे डायसिस में, हमारा डायसिस मतलब कौन सा डायसिस? छोटा नागपुर। हमारे डायसिस का क्या नाम है? छोटा नागपुर डायसिस। छोटा नागपुर डायसिस। कंफर्म ना? हाँ। ऐसा डाउट वाला क्यों बोल रहे हैं? हमारे डायसिस का क्या नाम है? छोटा नागपुर डायसिस। ये तो कंफर्म बात है, डाउट वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो छोटा नागपुर डायसिस में 1949 में डीसीवाईएम की स्थापना होने से पहले भी युवाओं को संगठित करने के लिए और एकत्रित करने के लिए कुछ प्रयास हुए, है ना। कुछ प्रयास 1949 से पहले भी हुए हैं। तो उसमें कुछ प्रयासों में हम लोग दो चीजों का विशेष करके जिक्र कर सकते हैं, दो घटनाओं का या फिर दो संस्थाओं का हम लोग जिक्र कर सकते हैं जिनका कि डीसीवाईएम की स्थापना से पहले युवाओं के लिए जो संगठन बना था या युवाओं को संगठित करने की कोशिश थी, उसके तहत में सबसे पहले 1920-21 के आसपास में हमारे डायसिस के तीसरे बिशप, हमारे डायसिस के पहले बिशप, तीसरे बिशप क्या नाम है हमारे? फॉस वेस्टकॉट। छोटा नागपुर डायसिस के तीसरे बिशप राइट रेवरेंड फॉस वेस्टकॉट। महामान्य बिशप एलेक्स वुड, है ना। उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया था 1920 में। एलेक्स वुड वुड WOOD। बिशप एलेक्स वुड ने युवाओं को एकत्रित करने के लिए कैथेड्रल स्काउट्स का गठन किया था। कैथेड्रल स्काउट, स्काउट का मतलब समझ रहे हैं? एनसीसी सुने हैं? एनसीसी स्काउट, एनसीसी कैडेट्स, तो उसी तरह का ये कैथेड्रल स्काउट था। और ये कैथेड्रल स्काउट बनाने के पीछे बिशप स्वामी का मकसद था कि डायसिस के युवाओं को अनुशासित, संगठित और एकत्रित रखा जा सके, क्योंकि बिशप स्वामी को व्यक्तिगत रूप से स्काउट में
विशेष रुचि थी और उनको स्काउट में रुचि इसलिए थी क्योंकि वो बिशप बनने से पहले अपने पुरोहिताई जीवन के समय में सेना का चाकरी होता है ना, चले तो सेना के चाकरी के रूप में वो काम कर चुके थे। इसीलिए उन्होंने डायसिस के युवाओं के लिए उसी के तर्ज पर युवाओं को अनुशासित रखने के लिए कैथेड्रल स्काउट का गठन किया था, निर्माण किया था। और इस स्काउट में से 50 युवकों को वो 1921 में जब पटना में ब्रिटिश राजकुमार, आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में जब सुनकर आएंगे क्वेश्चन में 1921 में कौन था ब्रिटिश राजकुमार, तो वो उनका विजिट हुआ था पटना में। तब उनके सामने विशेष प्रदर्शन दिखाने के लिए अपने स्काउट में से 50 लोगों को हम लेकर के गए थे और ये था पहला प्रयास हमारे डायसिस में युवाओं को संगठित करने का। और ये कुछ समय के बाद में बंद हो गया। ये बंद होने के बाद में फिर तीसरे बिशप के बाद में चौथे बिशप आए हमारे डायसिस के। डायसिस के चौथे बिशप कौन थे, इनको मालूम है? हाँ, छोटा नागपुर डायसिस के चौथे बिशप केनेथ केनेडी, महामान्य डॉक्टर केनेथ केनेडी। ये डॉक्टर थे वैसे से, डॉक्टर बिशप केनेथ केनेडी। इन्होंने भी अपने स्तर पर युवाओं को संगठित करने का प्रयास किया और अपने उस प्रयास के तहत उन्होंने रांची में बहु बाजार गया है सब कोई, कितना कोई बहु बाजार घूमा है, सब कोई घूमे हैं। तो रांची बहु बाजार में संत पॉल स्कूल देखे हैं? हाँ, कितना कोई देखा संत पॉल स्कूल? संत पॉल कॉलेज नहीं, संत पॉल स्कूल है ना। हाँ, तो उसी संत पॉल स्कूल के कैंपस में बिशप केनेडी ने एक बिल्डिंग का निर्माण करवाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था एसपीजी इंस्टीट्यूट। एसपीजी इंस्टीट्यूट। और इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से युवाओं को कहना चाहिए कि हर प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश की जाती थी और उसमें कुछ मनोरंजन की सुविधा भी थी। और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन एग्जैक्ट मालूम नहीं कि कब ये बंद हुआ, कब तक चला, लेकिन ये काफी लंबे समय तक चला। और फिर तब समय के साथ ये भी बंद हो गया। क्या लिखा है एसपीजी के आगे? तो ये एक तो प्रयास थे हमारे डायसिस के अंदर 1949 में युवाओं को संगठित करने का। ये भले ही शुरू होकर के बंद हो गए, लेकिन निश्चय कर सकते हैं कि इन छोटे छोटे प्रयासों ने डीसीवाईएम की स्थापना में एक प्रेरणा स्रोत का काम किया है ना। और इस प्रेरणा स्रोत का एक और माध्यम भी था, जैसे उन दिनों में प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं कि पहले से भी युवाओं के लिए कुछ संस्थाएं थी, लेकिन हमारी कलीसिया या हमारे डायसिस के लिए विशेष रूप से नहीं थी। वो सभी युवाओं के लिए कार्यरत थी। उनमें से एक नाम से हम लोग सभी को परिचित हैं, YMCA सुने हैं ना? YMCA। हाँ, अगर आप लोग कभी बहु बाजार से गुजरे होंगे तो वहाँ पर YMCA बिल्डिंग में देखे हैं। तो ये YMCA एक युवाओं के लिए बड़ा संस्था है ना। ये बहुत पुरानी संस्था है और YMCA के जैसा और एक संस्था है जो दिनों में हमारे डायसिस के अंदर युवाओं के लिए काम करती थी, जिसका नाम था या है, अभी भी वो है, लेकिन शायद हमारे डायसिस में नहीं है, SCM स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट। YMCA के जैसा और एक पॉपुलर
संस्था के साथ में एक दिक्कत यह था कि इसमें सिर्फ वैसे युवक और युवती मेंबरशिप ले सकते थे जो कि कॉलेज के विद्यार्थी थे, है ना। तो कहना चाहिए विशेष रूप से एससीएम जो है कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ही केवल था। कॉलेज के विद्यार्थी केवल इसमें मेंबरशिप ले सकते थे और YMCA का फुल इस क्या है? संस्था के सर्च कर मेंबर यंग 1949 में यंग हमारे जिन सीनियर्स ने पार्टिसिपेट किया था वडोदरा के पहले कैंप में, उनमें से मैक्सिमम लोग उसके मेंबर हो जाएंगे। YMCA फुल फॉर्म तो 1949 में जब हमारे जो बुजुर्ग सीनियर थे कहेंगे 1949 में पहला कैंप में शामिल हुए, उनको ये बताया गया कि युवाओं के लिए एक नया संगठन शुरू हो रहा है और इसके पहले कैंप के लिए सब कोई लोहरदगा बुलाया जा रहा है। तो चूंकि वो लोग पहले से एक संस्था से जुड़े हुए थे और उस संस्था के कार्यक्रमों में वो लोग पार्टिसिपेट करते थे, है ना। तो जब उन्होंने सुना कि एक नई संस्था शुरू हो रही है युवाओं के लिए, तो ये कैसी संस्था है, उसमें क्या नया होगा, इस उत्सुकता में भी उस टाइम पे युवा 1949 में उसमें पार्टिसिपेट किए, है ना। तो 1949 में इस प्रकार से शुरू हुआ और जहाँ तक इसमें मनोहरपुर का रोल है, इसका रोल ये है कि उन दिनों में हम सभी जानते हैं या कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, DCYM के हमारे जो संस्थापक हैं उनके नाम मालूम है? DCYM के संस्थापक बिशप गिलबर हंस और बिशप सत्येंद्र कुमार पात्रो, लेकिन उन दिनों में दोनों बिशप एक में पादरी थे, आगे चलकर वो बिशप बने। तो बिशप पात्रो और बिशप हंस में से कोई एक जन 1949 के आसपास में मनोहरपुर में पेरिस पुरोहित के रूप में पोस्टेड, है ना। तो जब 1949 का दौर था, हम सभी जानते हैं भारत देश आजाद होकर के एक नए बालक के जैसा था। 1947 में आजाद हुआ और उसके 2 साल के बाद में अर्थात 1949 में यह सब काम हो रहा है ना। तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि उस समय में देश की स्थिति क्या रही होगी। जब भी कोई नया संस्था बनता है तो उसको हम लोग खड़ा करने के लिए जी जान से लगे रहते हैं ना, कि इसके लिए फंड कहाँ से आएगा, इसका कैसे सपोर्ट होगा। तो यहाँ तो एक देश की बात थी, एक नया देश बना था और उस देश को अपने बलबूते अब हर तरह से अपने बलबूते खड़ा होना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, हर तरह से। तो ऐसे समय में निश्चय हम लोग कह सकते हैं कि युवाओं के लिए भी चुनौती थी, है ना। उनके सामने रोजगार की समस्या थी, उन्हें अपने भविष्य की चिंता थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा क्या होगा। तो ऐसे समय में हमारे इन गुणी पुरोहितों ने या बिशपों ने कहेंगे, उन्होंने युवाओं के लिए चिंता किया और अपनी इस चिंता को लेकर के उस समय हमारे बिशप जो थे, बिशप नोवेल पॉल, 5वें बिशप, है ना, बिशप पॉल के पास में गए कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम लोग युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी अनुमति चाहिए। तो बिशप स्वामी ने अनुमति दिया और तब ये लोग सोच विचार करने लगे कि क्या किया जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये हमें पक्का याद नहीं है, मालूम नहीं है कि कौन, या तो बिशप हंस या फिर बिशप पात्रो पुरोहित के रूप में मनोहरपुर में पोस्टेड थे, कार्यरत थे। पेज नंबर। तो इस संस्था के निर्माण संस्था के सिलसिले में मनोहरपुर में मिलते थे।
पूरा सिगरेट पीते और मनोहरपुर आप लोग अगर गए हैं अपना चर्च अवेयरनेस भी नहीं पी के आता था और अगर वहाँ पर आपने हमारा सिग्नेचर देखा होगा महीने का आदमी लोग पीते तो मालूम होगा कि मनोहरपुर में हमारा जो सीएनआई चर्च है वो नदी किनारे है हाँ ना? हाँ बहुत तो नहीं देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे। तो मनोहरपुर में हमारा जो सीएनआई का गिरजा है वो नदी किनारे है। तो शाम के समय में वो लोग बात विचार करते हुए टहलते हुए नदी की तरफ जाते थे, है ना? और वहाँ पर एक चट्टान पर बैठ कर के वो लोग विचार करते होंगे कि क्या किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए। तो जिस चट्टान पर वो बैठ करके वो सोच विचार करते थे, वो चट्टान आगे चल करके जहाज टुकू के नाम से फेमस हुआ। जमाने का जहाज टुकू, टुकू मुंडाई शब्द है, टुकू मतलब चट्टान होता है, जहाज टुकू, ठीक है। तो आगे चल करके वो चट्टान जहाज टुकू के नाम से फेमस हो गया। करवाएं पुराना तो इसीलिए DCYN का शुरू होने का जो कहानी है इस प्रकार से मेरा में क्लियर तो मनोहरपुर से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए बिशप टेरोम जब 2000 में DCYN का 50वां जुबली मनाया जा रहा था, गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था, तो स्मारिका छपा था 2000 में DCYN का जब स्वर्ण जयंती या गोल्डन जुबली मनाया जा रहा था, तो उस मौके पर एक स्मारिका छपा था। उस स्मारिका में बिशप टेरोम ने संदेश दिया था। उस संदेश में उन्होंने DCYN के बहुत ही खूबसूरत लाइन कहा था। उन्होंने लिखा है, आपके पास अगर आपके किसी सीनियर के पास में वो स्मारिका मिलेगा तो आपको जरूर पढ़िएगा। 2000 में छपा था स्मारिका, उसमें बिशप टेरोम ने बहुत ही खूबसूरत लाइन DCYN के बारे में लिखा है कि, और वो लाइन ये था कि DCYN मनोहरपुर में गर्भ धारण किया, लोहरदगा में उसका जन्म हुआ और हजारीबाग में उसका बपतिस्मा हुआ। ये है ना? DCYN मनोहरपुर में गर्भ धारण किया, लोहरदगा में उसका जन्म हुआ और हजारीबाग में उसका बपतिस्मा या नामकरण हुआ। ये है कहानी। तो इस प्रकार से आगे चल करके हम सभी जानते हैं, जैसे 1949 में DCYN की स्थापना हो गई। 16-17 मुश्किल से 16-17 लड़के लड़कियां थी। हम लोग लोहरदगा के कितने लड़के कितने लड़कियां थी वो पता नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो लेकिन 1949 में जो मैं बोल रहा हूँ 16-17 युवा भाग लिए थे, उसमें से आखिरी जो जीवित बची थी वो पिछले साल अक्टूबर महीने में उनका देहांत हुआ 2022 में। उनसे जब हम लोग मिलने गए थे, जब हमें पता चला था कि वो 1949 के पहले कैंप में लोहरदगा में उपस्थित थी, ऐसा जब हम लोग को मालूम हुआ था तो हम लोग उनसे मिलने गए, है ना? उनके मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने यही बताया था कि हम लोग सिर्फ 16-17 युवा लोग थे बाबू, ज्यादा तो नहीं थे। और इस 16-17 युवाओं के साथ में शुरू हुआ वो छोटा सा पौधा, आज हम लोग देख सकते हैं वो विशाल पेड़ है ना। आज उस पेड़ के हम सभी छोटी छोटी डालियां, यहाँ पर लोग कितने मेंबर हैं इस RDP कैंप में? रजिस्टर्ड सर्किट है ना? हाँ 160 है ना? तो 16-17 युवाओं से शुरू हुआ ये कैंप आज 2023 में 74 साल का सफर पूरा कर रहा है। और 2024 में हम लोग इसका प्लैटिनम जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, ऐसा उम्मीद है। सेंट्रल कमेटी कोशिश कर रही है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग
जिला स्तर पर और पेरिस स्तर पर भी इस यादगार मौके को और यादगार कराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से यह है इतिहास, और इस इतिहास को जानने से भी ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि हमें ये इतिहास क्यों जानना है ना। इतिहास का मतलब क्या है? इतिहास का मतलब अगर हम सिर्फ ये कहें कि ये सिर्फ कुछ तथ्यों और आंकड़ों को रखना है, तो बेशक ये हमारे लिए बोरिंग विषय हो जाएगा, उबाऊ विषय हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिर्फ फैक्ट्स एंड नंबर्स रखने का जरिया ना बनाएं, बल्कि हम इसको समझने की भी कोशिश करें। मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपको ये इतिहास क्यों जानना है? DCY में क्या जानना है, करेंगे क्या? आप लोग क्या करेंगे? सेंट्रल DCY को बहुत धन्यवाद कि मुझे सेशन रखना है, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इस इतिहास को याद करके करेंगे कैसे? कुछ उपयोग है? क्या उपयोग? बच्चों को तो बताएंगे, अपना पोता पोती को बताएंगे, यही ना? अच्छा ठीक है, अपने आने वाला पीढ़ी को बताएंगे, उसके अलावा क्या करेंगे? आप DCY में क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर विचार करिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है ना, आप लोग अपने पेरिस में सैकड़ों की संख्या में होंगे DCY के मेंबर, है ना। धर्म जिला में सैकड़ों हजारों की संख्या में DCY के मेंबर होंगे, लेकिन कभी हजारों में से कोई 3 जन 4 जन भी सभापति सचिव बनता है, बाकी लोग एज मेंबर जुड़े रहते हैं। तो सभापति सचिव एजेंसी जो है वो तो अपना काम करते हैं, उनका योगदान अलग रहता है, लेकिन एक मेंबर के रूप में DCY के एक साधारण मेंबर के रूप में हम लोग DCY को क्या दे सकते हैं, DCY में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस पर विचार करिए। ये ज्यादा जरूरी है ना। DCY की स्थापना कब हुई, इसकी संस्थापक कौन थे, इसके अब तक कितने क्या 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 फलाट क्या नंबर से याद करने से केवल कुछ नहीं होगा, है ना। तो नंबर सब और नाम सब याद करने से ज्यादा जरूरी है कि हम इसके महत्व को भी गौर करें, समझें। और 1949 में DCY की स्थापना होने के बाद में उसके अगले साल 1950 में हजारीबाग में कायम हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से ये सिलसिला लगातार जारी है, कुछ अपवाद को छोड़ करके इन 74 सालों में लगातार कायम होते आ रहे थे। और जैसे शुरू हुआ था, हर साल दुर्गा पूजा या फिर दशहरा की छुट्टियों में एक कैंप करने का, जो आज हम सबके बीच में वार्षिक शिविर या एनुअल कैंप के नाम से फेमस हो गया है। तो इस कैंप को हम लोग करते हैं, और समय के साथ में इस एनुअल कैंप के अलावे 2 प्रोग्राम और जुड़े DCY में। उन 2 कार्यक्रमों में एक तो है एलडीपी और एक है युवा प्रकोष्ठ, है ना। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे और खत्म करेंगे इस क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं एलडीपी की। यहाँ पर आपको पता है 160 जवान युवती होते हैं, है ना। इन 160 जवान युवतियों में कितनों का ये पहला एलडीपी है? कितनों का पहला एलडीपी है? मतलब पहली बार नहीं। 50% से ज्यादा पहली बार है। एक हाथ नीचे कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात हमारे लिए साबित करता है कि हम सभी अपने डायसिस की जिम्मेदारी लेने के लिए इंटरेस्टेड है ना। अपनी डायसिस में हम अपनी भूमिका तय करने के लिए
इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, ये आप सबके लिए बहुत अच्छी बात है और गर्व का विषय है और बहुत ही प्रशंसनीय बात है ना? प्रशंसनीय बात है, हिंदी समझते हैं ना? तो हिंदी मीडियम वाले हैं तो अंग्रेजी थोड़ा कम समझते हैं, कम बोलते हैं, तो इसलिए हिंदी का अगर कोई शब्द भारी हाथों लगे तो क्षमा करिएगा। तो इस प्रकार से आप बधाई के पात्र हैं कि इस कैंप में आप लोग आए, और बधाई के पात्र आपके माता पिता भी हैं जिन्होंने आपको भेजा इस कैंप में। तो यहाँ से लौटने के बाद ये सभी को अपने माता पिता को थैंक यू बोल दीजिए यहाँ भेजने के लिए, सेंट्रल कमेटी की तरफ से, अपने तरफ से, और मेरे से पहले जितने वक्ता यहाँ पर आए बोल के गए उन सबके तरफ से अपने अपने माता पिता को और गार्जियन को थैंक यू बोल दीजिए। बोलेंगे ना? हाँ, क्या बोलेंगे? क्या चीज के लिए थैंक यू? LDP को भेजने के लिए। LDP को भेजने के लिए। और यहाँ से जब आप लोग जाएंगे तो ये निश्चय करिए कि आप खाली हाथ अपने घरों को ना लौटे, ठीक है? तो DCYM इस प्रकार से स्थापित हुआ, और हम लोग बात कर रहे थे LDP की, है ना? हम में से बहुतों का ये पहला LDP है। LDP का आयोजन क्यों किया जाता है? LDP कैंप जो है इसका आयोजन क्यों किया जाता है? कौशल विकास के लिए, कौशल विकास, जैविक विकास, लीडर्स स्किल डेवलपमेंट ही, बनाने के लिए। मैं कहता हूँ नहीं, स्किल डेवलपमेंट। ये सुन लीजिए, अगर आप इस LDP में आए हैं तो आप ये मानते हैं कि आप लीडर हैं, है ना? इस LDP में आप आए हैं तो आप मानते हैं कि आप LDP लीडर हैं, आप एक लीडर हैं। इस LDP शिविर में आपका आना ये साबित करता है कि आप अपने अंदर नेतृत्व का जो गुण है, लीडरशिप का जो गुण है, उसको आप डेवलप करना चाहते हैं। LDP नया लीडर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि जो लीडर है उस लीडर के लीडरशिप गुण को विकसित करने का मंच है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं विश्वास करूंगा कि इस LDP से आप अपने अंदर लीडरशिप के गुण को विकसित करके जाएंगे, और इस LDP की शुरुआत सेंट्रल DCYM के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल DCYM के द्वारा जो ये LDP का सिलसिला है ये शुरू हुआ है 1992 से। मौखिक जानकारी के अनुसार मुझे बताया गया था कि अचानक थोड़ा अगर आपको याद हो तो प्रकाश डालिएगा, और कोई सीनियर तो दिख नहीं रहे हैं। मौखिक जानकारी के अनुसार मुझे बताया गया था कि 1991 में शुरू हुआ करके, लेकिन जब मैं रिपोर्ट देख रहा था तो 1991 में ऐसा कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है कि 1991 में शुरू हुआ है। रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट रूप से मुझे जो दिखा वो ये है 1992 में पहला LDP हुआ था डोरंडा का टूटेरिस। 1990 में जब जो कमेटी बनी थी सेंट्रल DCYM की, जिसके प्रेसिडेंट अमर केरकेटा थे, अमर केरकेटा नाम से आप लोग बहुत परिचित होंगे, इमानुएल जो संस्था चलाते हैं उनके, तो वो अमर केरकेटा 1990 में जब प्रेसिडेंट बने थे तो उस मीटिंग था, उस मीटिंग में चर्चा किया गया था कि सेंट्रल DCYM के द्वारा युवाओं के लिए नया कार्यक्रम होगा, ऐसा करके। और फिर 1992 से फिर ये सिलसिला
सिलसिला लगातार जारी है। यह है सेंट्रल DCYM के द्वारा LDP शुरू करने की बात। लेकिन अगर हम सिर्फ LDP के इतिहास की बात करेंगे, सिर्फ DCYM का बात नहीं है, DCYM के बाहर भी 1990 से पहले भी DCYM था, लेकिन वो उसका स्वरूप अलग था। मैं बोल रहा हूँ 1992 से सेंट्रल DCYM ने LDP को एडॉप्ट किया, लेकिन LDP का अस्तित्व उससे पहले से। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट्टी वगैरह धर्म जिला का मिनट कुछ समय पुराना वाला, जिसमें 1984-85 में जिला लेवल पर इट्टी वगैरह धर्म जिला का जिला लेवल पर LDP हुआ है 1984 या 1985। तो यहाँ पर मैं आप सबको प्रेरित करना चाहूंगा, जितने भी बाकी धर्म जिला से आए हैं, हम लोग 9 का 9 धर्म जिला आए हैं यहाँ पर, है कि नहीं? आप लोग यहाँ से कल जब वापस जाएंगे तो अपने अपने धर्म जिला का पुराना रिकॉर्ड निकालिए और पहुंचिए। हम सबको जरूर ये जो टूटी कड़ियां हैं ये जुड़ेंगी, अगर आप लोग अपने इसलिए जुड़ेंगे, है ना? तो 1992 से सेंट्रल DCYM ने LDP को अडॉप्ट किया और हर साल गर्मी की छुट्टियों में ये आयोजित होता है। और 1992 में जब ये शुरू हुआ तो उस समय के हमारे अपोम ने ये कॉन्सेप्ट अपनाया था कि हम लोग साल में 2 LDP करेंगे, ठीक है? एक मार्च अप्रैल की छुट्टियों में जो इंटर मैट्रिक का एग्जाम खत्म हुआ रहता है उस टाइम में, और एक गर्मी छुट्टी। और इन्होंने प्लान भी किया 1993 में 2 जगह कैंप करने का। सब मीटिंग हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, जगह सब फाइनल हो गया, लेकिन कैंप 2 जगह नहीं हो पाया। उसी प्रकार से फिर 1994 में फिर इन लोगों ने मीटिंग किया कि इस बार हम लोग 2 जगह करेंगे। उस साल भी 2 जगह नहीं हो पाया और एक ही जगह। तो इस प्रकार से ये सिलसिला बन गया हर साल गर्मी छुट्टियों में एक LDP करने का और एक दशहरा की छुट्टियों में एनुअल कैंप करने का। इस प्रकार से छुट्टी लगातार जारी है। ये हो गया। अब आते हैं युवा प्रभार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। DCYM में अगर हम लोग जुड़े हैं तो हम सभी युवा प्रभार से परिचित हैं। तो युवा प्रभार भी हमारे DCYM के लिए ज्यादा पुराना नहीं है। आजकल हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि CNI के अलावा भी दूसरी कॉलेजों में भी युवा प्रभार मनाया जाता है, लेकिन उनका इतिहास क्या है उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा छोटानागपुर डायसिस का जो बात है युवा प्रभार मनाने का, वो ये है, ये भी 90 के दशक में शुरू हुआ सेंट्रल DCYM के द्वारा। और पुराने रिपोर्ट्स को, पुराने दस्तावेजों को पलटने से ये पता चलता है कि इसकी शुरुआत भी 1994-95 के आसपास ही हुई। ये ज़्यादा पुराना नहीं है। सेंट्रल DCYM के द्वारा जो प्रसारित और प्रचारित करेंगे युवा प्रभार का कार्यक्रम है, जो हर साल हम लोग कब मनाते हैं युवा प्रभार? हाँ, सितंबर महीना का दूसरा इतवार। लेकिन 1995 से पहले ये अनिश्चित था। 1995 से पहले युवा प्रभार को मनाने का जो दिन था वो अनिश्चित। बटन खराब हो गया तब ये कैसे करते हैं? कोई साल हमारे जो सीनियर थे वो लोग इसको नवंबर का लास्ट संडे में मनाया, कोई साल अक्टूबर का लास्ट संडे में मनाया, ऐसा। लेकिन 1995 से जब शुरू किया कि इसको हम लोग सितंबर महीना का सेकेंड संडे को मनाएंगे, लेकिन किस बेसिस पर ये लोग इस दिन को खराब हो गया ये स्पष्ट नहीं है।
विषय है सितंबर महीना का सेकेंड संडे सेंट्रल डिसीवायन का जो मिनट बुक है पुराना वाला, उसमें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें जो इस मीटिंग में इस बात का जिक्र है, उसमें सिर्फ सीधा सीधी यही बात है कि हम लोग इस साल इसलिए मिनट लिखते हैं ताकि दर्द रहे कि आप बोलते नहीं। दूसरा संडे को योग प्रबोध होना है, लेकिन किस बेसिस पर ये तय हुआ, क्यों तय हुआ, ये सब उसका जिक्र नहीं है। तो हमारे जितने भी सीनियर हैं पुराने, उन सबसे हम सबको संपर्क करना चाहिए और ये पूछना चाहिए कि किस बेसिस पर ये तय हुआ है। तो 1995 से ये तय हुआ कि सितंबर का सेकेंड संडे हम लोग युवा प्रबोध के रूप में मनाएंगे, और 1996 में पहली बार यंत्री पाठ में छपा। ठीक है, आज का तारीख में यंत्री पाठ में हम लोग देखते हैं कि सितंबर महीना का दूसरा रविवार हम खाली समझे छपा हो रहा है डायसिस युवा रविवार के रूप में, है ना। ये सिलसिला चल रहा है 1996 से। ऋषभ तेरह समय थे, उनके सुझाव पर ये छपना शुरू हुआ यंत्री पाठ में। और इस प्रकार से और शुरुआती दिनों में हम लोग अगर आपको कहीं पर पुराना यंत्री पाठ मिलेगा 1996, 97, 98, 99, मतलब 2000 से पहले का, ईस्वी 2000 से पहले का यंत्री पाठ अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आप लोग देखिएगा सितंबर महीने का सेकेंड संडे डायसिस युवा प्रबोध, उसके नीचे लिखा हुआ छपा आता था 100 सिक्का अर्पण दिवस। अभी तो 2 है साल ना, 100 सिक्का अर्पण दिवस छपा हुआ आता था। मतलब जो युवा प्रबोध है उसको डीसीवाईएन 100 सिक्का अर्पण दिवस के नाम पर मनाती थी, तो अभी क्यों है ना। लेकिन इधर कुछ सालों से ये बंद हो गया, और ये 100 सिक्का अर्पण दिवस जो है या 100 सिक्का अर्पण, ये कार्यक्रम एक विशेष मकसद से शुरू हुआ था। जैसा हम सभी जानते हैं 1999 में डीसीवाईएन ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए, है ना। तो 1999 में जब ये 50 साल पूरा करने वाला था, तो उससे पहले 1996 में एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बैठी डीसीवाईएन की, उसमें उन्होंने 1999 को ध्यान में रखते हुए जुबली 50 वर्षीय जुबली को ध्यान में रखते हुए इस योजना को शुरू किया, 100 सिक्का अर्पण योजना। और इसका मकसद यह था कि हम लोग गोल्डन जुबली के लिए इसके माध्यम से फंड जुटाएंगे, इसलिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, ये योजना शुरू हुआ था 100 सिक्का अर्पण योजना। लेकिन 1999 के बाद भी कुछ सालों तक ये चला। इधर अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन हाल फिलहाल के सालों तक ये था 100 सिक्का अर्पण दिवस, इधर कुछ सालों से बंद हुआ है। तो इसका कहानी ये है कि 100 सिक्का अर्पण योजना शुरू किया गया था गोल्डन जुबली को लेकर, लेकिन गोल्डन जुबली खत्म होने के बाद भी कुछ सालों तक ये चला। तो इस प्रकार से ये है इतिहास। और अगर हम लोग इतिहास की चर्चा शुरू करेंगे तो सुबह से रात हो जाएगा, रात से फिर सुबह हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। तो इसको हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे छोटी सी सूचना के साथ में, छोटी सी जानकारी के साथ में। जैसे हमारे डायसिस में मॉम के लिए एक संगठन है डीसीवाईएन, हर कलीसिया हम किस कलीसिया क्या है, हम किस कलीसिया क्या है, उत्तर भारत की कलीसिया, है ना। उत्तर भारत की कलीसिया के अंतर्गत भी युवाओं के लिए एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग सिनोडिकल यूथ फेलोशिप के नाम से जानते हैं। सुने हैं? सुने। सिनोडिकल यूथ फेलोशिप, कल सुने थे। ये जो सिनोडिकल यूथ फेलोशिप है, ये 1970 में जब सेनाई का
इसका नाम 3 स्तरों पर 3 अलग-अलग नामों से जाना जाता है। सिनोड लेवल पर ये सिनोडिकल यूथ फेलोशिप है, इसके बाहर तक को बढ़ा डायसिस लेवल पर डायसिशन यूथ फेलोशिप है, और पास्टरेट लेवल पर ये क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप है ना। सिनोड लेवल पर सीएनआई का जो युवाओं का संस्था है वो किस नाम से जाना जाता है? सिनोडिकल यूथ फेलोशिप। और डायसिस लेवल पर डायसिस यूथ फेलोशिप, और फिर पास्टरल लेवल पर क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप। यह तो 1970 में शुरू हुआ, लेकिन हमारा DCYM से भी पुराना है, 1949 से। तो आप सबको मैं एक सवाल के साथ में जोड़ना चाहूंगा, आप लोग विचार करिएगा। एक बात है, हम सभी एक समाज के अंग हैं, है ना। हम सभी एक समाज में रहते हैं, और इस समाज में एक 74-75 साल का आदमी से विशेष अपेक्षाएं की जाती है ना। एक 74-75 साल का आदमी क्या होता है? बहुत अनुभवी समझा जाता है। उसको जीवन के बहुत अनुभव होते हैं, वो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देख चुका होता है, और इसीलिए जब वो 74-75 साल की उम्र में आता है तो उसे अगुवाई करने की उम्मीद की जाती है। उसे उम्मीद की जाती है कि वो समाज को लीड करेगा, है ना। तो जब हम DCYM का 75वां साल मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सबको सोचने की जरूरत है कि इस 75 साल की संस्था की भूमिका आज समाज में क्या होनी चाहिए, या फिर हमारे डायसिस में इसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। क्या आज भी जब हम 74 साल के हो गए, आज भी हम हमारा धर्म सिर्फ नाचना देखना है, या फिर हम सच में अगुवाई करने की ओर में आगे बढ़ेंगे? ये आप लोग जरूर सोचिएगा, है ना। आप सभी को कॉलेज में पढ़ते होंगे, या स्कूल वाले भी हैं? स्कूल वाले भी हैं क्या? तो स्कूल वाले हैं क्या? सभी कॉलेज वाले हैं ना। सब कॉलेज वाला एक कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे से उम्मीद की जाती है, या कॉलेज में पढ़ने वाले जवान से या युवती से या उम्मीद की जाती है कि आप वह परिवार में अपना कुछ योगदान दें। समाज में तो नहीं बोलेगा, लेकिन परिवार में अपना योगदान दे। जबकि हम जब 75 साल के प्राउड अवस्था में पहुंच गए हैं DCYM में, तो हमारी भूमिका आज क्या होनी चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए। नहीं तो सिर्फ इतिहास के नाम पर तारीख याद करना या फिर नामों को रटना से हमें कोई फायदा नहीं होगा। इन सब शब्दों के साथ मैं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारा DCYM के इतिहास को बताया। मेरे लिए भी बहुत सारा कुछ नया है।